दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खेलो भारत नीति 2025 की। इसमें हम इसके विजन, उद्देश्य, पृष्ठभूमि, जिसमें कि हम पूर्व की नीतियाँ जो कि भारत की खेल की थी उनकी चर्चा करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों थी, इसके आधारभूत स्तंभों की, जैसा कि हम जानते हैं इसके 5 आधारभूत स्तंभ हैं, इसके रणनीतिक फ्रेमवर्क की, और हम वे फॉरवर्ड के बारे में जानेंगे, यानी आगे के रास्ते के बारे में। तो हम खेलो भारत नीति है जो ये कि भारत के खेल क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करती है। सबसे पहले यह किस नीति को प्रतिस्थापित करेगी, जो कि हमारी इससे पहले संचालित नीति है, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की, जिसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। इस नीति का विजन है स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशंस होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या है स्पोर्ट्स इसे मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग्स, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट फॉर नेशंस होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल शक्ति का उपयोग करना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये हमारे विजन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। अब इसके हम उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। उद्देश्यों में हम क्या चाहते हैं, जैसे कि इस नीति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना होगा, वो हमें उद्देश्य बताते हैं। जैसे कि भारत एक मजबूत, समावेशी और प्रदर्शन आधारित खेल पारिस्थितिकी का निर्माण करना है, यानी हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया हमारा व्यापक खेल कार्यक्रम। इसमें क्या करेंगे हम कि खेलों को सभी स्तर तक ले जाएंगे, यानी इसमें रीजन होंगे, जितने भी रीजन हैं जहां अभी तक खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और खेलों का विस्तार नहीं है, वहां तक हम ले जाएंगे। दूसरा है कि हम क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं या पैरा एथलीट हैं या जनजाति हैं, यहाँ तक खेलों का विस्तार करेंगे। इसके लिए हम बुनियादी ढांचा बनाएंगे, यानी बुनियादी ढांचा होगा तभी अच्छे खिलाड़ी बाहर निकल के आ सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मजबूत प्रतिस्पर्धी संरचना करेंगे, यानी जो मजबूती के साथ प्रतिस्पर्धा करे। जैसे कि अभी IPL है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग है, इसी प्रकार से हम एक लीग कल्चर डेवलप करेंगे। एथलीट केंद्रित सहायता प्रणाली का विकास करेंगे और इसके वित्त पोषण तंत्र, यानी वित्त मुहैया हो सके ऐसे तंत्र का हम विकास करेंगे। अब हम और आगे बढ़े उससे पहले हम जानते हैं कि जो खेल हैं, खेल अब यहाँ पढ़ रहे हैं खेलो भारत नीति, तो क्या खेल संघ सूची का भाग हैं? तो इसमें हम यहाँ जानते हैं दोस्तों, ये अनुसूची 7 में क्या दे रखा है, 2 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी होती है हमारी, समवर्ती सूची। तो संघ सूची की प्रविष्टि 7 है, यानी एंट्री 7 है। उसमें क्या लिखा हुआ है, चलचित्र फिल्म प्रदर्शन की मंजूरी के बारे में चर्चा की गई है, यानी फिल्मों के लिए जो प्रदर्शन होते हैं, जो हमारी फिल्म आती है, उनको सैंक्शन कौन करते हैं, संघ सूची का भाग है, यानी संघ सरकार करेगी, एक बोर्ड के द्वारा करती है। अब राज्य सूची में लिखा हुआ है प्रविष्टि 33 में, जिसमें है नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन, जिसमें प्रविष्टि 60 जो कि ऊपर लिखी हुई है, प्रविष्टि 60 जो कि संघ सूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसमें क्या है, सिनेमा है, खेल है, मनोरंजन है और आमोद है, यानी सिनेमा, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट। ये 4 शब्द किस में दे रखे हैं, राज्य सूची का भाग है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल किसका है, राज्य सूची का भाग है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार भी कानून बना सकती है, जो कि राज्यों के लिए मॉडल के रूप में कार्य करता है। अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पूर्व की नीतियों के बारे में जानेंगे और उनके
थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो सबसे पहले नीति आई थी वो 1984 की थी, यानी 1984 में एक नीति आई थी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय खेल नीति 1984। इससे पूर्व हुआ क्या था, 1982 में दिल्ली में एशियन गेम की स्थापना हुई थी, यानी एशियन गेम्स हुए थे। कहाँ पर, दिल्ली में। उसी समय दिल्ली में खेलगाम की स्थापना की गई थी और उसी समय में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ खेल विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि आगे चल के किस नाम से जाना गया, एक मंत्रालय के नाम से जाना गया, जिसे वर्तमान में हम युवा मामले और खेल मंत्रालय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब की बात है, 1984 की। अब इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसा कि खेलों को व्यापक करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, मजबूती प्रतिस्पर्धी संरचना करना, जो कॉमन थे, वित्त पोषण की व्यवस्था करना, ये सारे किसमें थे, राष्ट्रीय खेल नीति में। इसी के साथ इसमें एक प्रावधान था कि संघ स्तर पर क्या करेंगे, एक स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इसे हम वर्तमान में साई के नाम से जान जाते हैं, उसका प्रावधान था, जो कि हम आगे चल के इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे भी कि स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या है, कैसे काम करती है। इसी को बाद में संशोधित किया गया था, यानी कुछ नए फीचर जोड़ के इसको संशोधित किया गया था 1992 में। जैसा कि हम जानते हैं, 1984 में एक प्रावधान था कि इसे हम प्रति 5 वर्ष में क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। उसी के तहत ये क्या थी, संशोधित नीति 1992 में हमने इसकी समीक्षा की और इसमें कुछ परिवर्तन किए। अब जो खेलो भारत नीति है 2025, इसने किसे प्रतिस्थापित किया है, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 को। इसके जो मुख्य 2 उद्देश्य थे उसमें क्या था, एक तो इसका व्यापक प्रसार करना है, यानी सभी क्षेत्रों तक खेलों को पहुंचाना है। दूसरा था हमें इसमें उत्कृष्टता को प्राप्त करना है, यानी खिलाड़ी हमारे कैसे होने चाहिए, एक्सीलेंसी, जो कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पदक प्राप्त कर सकें। तो उत्कृष्टता का जो कार्य होगा वो कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जो व्यापक प्रचार करना है उसका कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें केंद्र सरकार आपकी क्या करेगी, सहायता करेगी। अब हम आगे चलते हैं। इसी जो खेल नीति 2001 है उसके प्रोविज़न क्या रहे थे, क्योंकि अभी तो वर्तमान में जो खेल नीति है खेल नीति 2025 है, लेकिन हम इसके प्रोविज़न को भी जान लेते हैं जिससे कि हमें आगे की नीति समझने में लाभ होगा। इसकी जो मुख्य प्रावधान है वही कि हम क्या करेंगे, खेलों को व्यापक आधार प्रदान करेंगे, यानी खेलों को हम व्यापक स्तर तक ले जाएंगे, बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास करेंगे, उत्कृष्टता लाएंगे खेलों में, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पे होगी। इसको किसके साथ जोड़ेंगे, शिक्षा के साथ जोड़ेंगे। शिक्षा के साथ जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इसको एक कैरियर के रूप में देखते हैं। खेल उद्योग को बढ़ावा देंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, खेलों के जो उपकरण होते हैं उनको बनाना, ऐसे उद्योगों का विकास किया जा सके। राष्ट्रीय खेल संघों से समन्वय, यानी राष्ट्रीय खेल संघ होंगे प्रत्येक खेल के लिए। जब मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल फेडरेशन हो गई, क्रिकेट है तो बीसीसीआई हो गई, टेनिस है तो टेनिस संघ हो गया। इस प्रकार से सभी जो राष्ट्रीय खेल संघ है उनमें क्या करेंगे, हम समन्वय करेंगे। खिलाड़ियों में वैज्ञानिक प्रतिपूर्ति, यानी साइंटिफिक प्रतिपूर्ति, जिससे साइंस के द्वारा उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सके और उनकी जो भी क्या दिक्कत रहती है, मान लो कि कहीं घाव हो गया है या कुछ समस्या हो गई है, उनके लिए साइंटिफिक तरीके से उनका इलाज किया जा सके। इसमें हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण और विकास, जिसमें कोच है, रेफरी है, जज है, एम्पायर है, इनके लिए हम प्रशिक्षण प्रदान कराएंगे और इनका डेवलपमेंट करेंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे,
प्रोत्साहन किस हिसाब से दिया जा सकता है, उनके लिए पुरस्कार दिए जाएं। उनके लिए जैसे कि राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है कि 25 बीघा ज़मीन दी जाती है, जिसमें कि रियायती भूमि और निःशुल्क भूमि है, जिसके हम आगे अलग अलग प्रोविज़न है उसको जानेंगे। अब हैं खेल और पर्यटन, यानी खेलों को किस रूप में, पर्यटन हब के रूप में जानते हैं। यानी पर्यटन का विकास होता है। मान लो कि अभी यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो विदेशों से बहुत सारे लोग क्रिकेट देखने आते हैं, तो वो एज ए टूरिस्ट होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए लाभदायक होते हैं। इनको मीडिया से जोड़कर इनका क्या करेंगे, हम प्रसार करेंगे, जिससे इन क्या होगा, ये लोकप्रिय बनेंगे। लोकप्रिय बनेंगे तो सेम वही जिससे पर्यटन आदि का विकास होता है। अब हम खेल तकनीकी व विधाओं में से मित्र राष्ट्रों का सहयोग, यानी जो भी मित्र राष्ट्र होंगे हमारे, तो खेल तकनीकी, उनसे खेल की तकनीकी लेंगे और उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे। आगे है जैसे कि खेल संसाधन जुटाना। खेल संसाधनों में सबसे पहले अगर हमारे पास वित्त होगा, वित्त किस हिसाब से आ सकता है, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा आ सकता है, सीएसआर का उपयोग कर सकते हैं, या अन्य कोई इनोवेटिव मेथड हो उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वित्त पोषण कर सकते हैं, जिससे खेल संसाधन अधिकतम जुटाए जा सकें। अब हम आगे जानते हैं। अब खेल नीति 2001 है, ये इसमें ये प्रोविज़न है। ये अब क्या करेंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको खेल नीति 2025 को, तो उसमें ये प्रोविज़न ऑलमोस्ट सब आ जाएंगे। तो अब हम जानते हैं खेलो भारत नीति 2025 की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या 2001 से काम नहीं चल रहा था क्या? तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास के लिए इस खेल नीति की आवश्यकता पड़ी। 2001 और अभी 2025 में बहुत सारे परिवर्तन हुए। वर्तमान में हमारी लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, बिलो 35 है। समझ गए दोस्तों, यानी 35 वर्ष से कम की जनसंख्या वर्तमान में हमारे पास कितनी है, 65%। तो जो क्या है कि एक खेल के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप रखती है, यानी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, वो भाग लेकर नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं इवॉल्विंग स्पोर्ट इकोसिस्टम, दूसरा है जो इसकी आवश्यकता में देखते हैं हम। आवश्यकता क्यों थी, पहला हो गया राष्ट्रीय विकास के लिए, दूसरा हो गया इवॉल्विंग स्पोर्ट इकोसिस्टम, यानी खेल पारिस्थितिकी में समयानुकूल परिवर्तन। 2001 में इकोसिस्टम अलग था, अभी जो वर्तमान है 2025 उसमें इकोसिस्टम अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम खेल के इकोसिस्टम को बनाना है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, जैसे कि भारत अभी क्या कर रहा है कि ओलंपिक बिड 2026 में जो ओलंपिक होगा उसके लिए भारत भी बिडिंग कर रहा है, यानी वो चाह रहा है कि भारत इसकी मेज़बानी करे। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो ओलंपिक हुए थे हमारे, ओलंपिक अभी कौन से हुए थे, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक कब हुए हैं हमारे, ये नया पेन ले लेते हैं। पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं, पेरिस फ्रांस में। दूसरा जो 28 में होंगे, 28 के ओलंपिक कहाँ होंगे, न्यूयॉर्क यानी यूएसए। तीसरे हैं उसकी बिडिंग हो चुकी है 2032, क्योंकि प्रति 4 साल बाद होते हैं हर ओलंपिक। 2032 में आपके ओलंपिक कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। जिसमें क्वींसलैंड है और सिडनी है। अब 2036 के लिए अभी से बिडिंग स्टार्ट हो गई है। तो 2036 में बहुत सारे देश हैं, उसमें भारत भी एक देश है जो बिडिंग कर रहा है कि हमारे यहाँ खेल आयोजित हों। तो ठीक है दोस्तों, ये हुआ ओलंपिक बिडिंग। अभी आगे है अलाइनमेंट विद विकसित भारत, यानी हम इसे किससे जोड़ना है, विकसित भारत से जोड़ना है। किसको जोड़ना है, खेलों से जोड़ना है।
अब जोड़ना है तो हमें एक नई नीति की आवश्यकता होगी। उसी के तहत हमने क्या किया है, खेलो भारत नीति 2025 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये हुआ, हमें इसकी आवश्यकता क्यों थी। अब हम जानते हैं इसके आधारभूत स्तंभ, कि इसके आधारभूत स्तंभ कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंटूर्स या पिलर्स के नाम से भी जान सकते हैं। उसमें हमारे इस नीति के तहत 5 आधारभूत स्तंभ हैं, जिसमें पहला है नेशंस एक्सीलेंसी इन ग्लोबल स्टेज, यानी वैश्विक स्तर पे हम क्या करें, खेलों में राष्ट्रीय उत्कृष्टता को लाएंगे। दूसरा है हमारा स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के लिए खेल। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा है हमारा स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास के लिए खेल। चौथा है हमारा स्पोर्ट्स ए पीपल्स मूवमेंट, खेल एक जन आंदोलन के रूप में। आगे है हमारा अलाइनमेंट विद नेप 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके साथ खेलों को कैसे जोड़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसके फर्स्ट पिलर को जानते हैं। फर्स्ट पिलर है ये आपका नेशंस एक्सीलेंसी ऑन ग्लोबल स्टेज, यानी वैश्विक स्तर पे हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे। किस क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में। इसके लिए हम क्या क्या प्रोविज़न अपना सकते हैं, कि हम क्या करेंगे, ग्रास रूट लेवल टू एलीट डेवलपमेंट, यानी जो नीचे का स्तर होता है उससे एक विशिष्ट खिलाड़ी कैसे बने, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पर हम एलीट को डेवलपमेंट किस हिसाब से किया जा सकता है, उन्हें वहाँ डेवलप करेंगे। यानी ग्रास रूट यानी नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर तक ले जाना है। दूसरा है हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी अब खेलों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उसका आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो हम खेलों में आइडेंटिफाई करके उनका विकास कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी वर्तमान में खेलो इंडिया गेम्स हैं, उनके तहत टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। अब आगे और एक्सीलेंसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट, यानी हम क्या करेंगे, अगर इंफ्रा का डेवलपमेंट हो जाता है और उसका इजी एक्सेस मिलता है, यानी खिलाड़ी अगर आसानी से आ जाते हैं और उनको इंफ्रा प्रोवाइड हो जाती है, तो अपनी खेल प्रतिस्पर्धा को निखार सकते हैं। आगे है टेक्निकली एनहांस्ड एथलीट्स परफॉर्मेंस, यानी तकनीकी रूप को, यानी तकनीकी को हम क्या करेंगे, एनहांस बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उनकी वेलबींग सुनिश्चित होगी, यानी उनका कल्याण होगा अगर टेक्निकली उनको एनहांस्ड किया जाता है। आगे क्या करेंगे, स्पोर्ट्स लीग एंड कंपटीशन, स्पोर्ट को एज ए लीग और कंपटीशन के रूप में ले जाएंगे। जैसे कि वर्तमान में हम आईपीएल जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है, कबड्डी प्रीमियर लीग है, कबड्डी के लिए भी अब ऑक्शन होने लगे हैं, और उसके बाद है खो खो, और अन्य खेलों में भी इन लीगों का विस्तार किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या हो गया, ग्लोबल स्टेज पे ले जाएंगे। पहले के द्वारा हम ग्लोबल स्टेज पे ले जाएंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, यानी आर्थिक विकास के लिए खेल किस प्रकार सहायता दे सकते हैं आर्थिक विकास में खेल। तो इसमें जानते हैं इंडिया एज ए ग्लोबल स्पोर्ट्स टूरिज्म हब, इंडिया को हम क्या करेंगे, एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करेंगे स्पोर्ट्स के हिसाब से। स्पोर्ट टूरिज्म हब बनेगा तो उसमें क्या होगा कि विदेशी पर्यटक हैं जो भारत में आएंगे, तो वो भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। जिसके लिए भारत क्या कर रहा है, भारत अभी 2036 की बिडिंग कर रहा है ओलंपिक खेलों के लिए। अगर भारत में ओलंपिक खेल होते हैं, जो कि पहली बार होगा, उससे क्या है कि भारत की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा।
दूसरा है आपका रोबस्ट स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। यानी हम क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बहुत मजबूत करेंगे। वो कैसे मजबूत हो सकता है, इसको हम किससे जोड़ेंगे, हमारे देश में अभी चल रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है जो 2014 से शुरू हुआ था, और एक आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। इनके द्वारा हम क्या करेंगे कि स्पोर्ट्स को मजबूत करेंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे और खेलों में इकोनॉमिक विकास में खेल किस हिसाब से लाभदायक हो सकते हैं उन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। आगे है इनोवेशन इन स्पोर्ट्स। हम इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर इनोवेशन बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि नए नए इकोसिस्टम डेवलप होंगे, जो स्टार्टअप होते हैं स्टार्टअप डेवलप होंगे। स्टार्टअप डेवलप होंगे तो इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। आगे चलते हैं, जो है प्रमोटिंग स्पोर्ट्स थ्रू डाइवर्स रीजन। हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स को कहाँ तक ले जाएंगे, जो भारत के भिन्न भिन्न रीजन हैं जिसमें कि हम जनजातीय क्षेत्रों को जान सकते हैं। अगर वहाँ तक जाते हैं तो क्या है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत हैं भारत में। तो अगर डाइवर्स रीजन को हम कवर कर लेते हैं तो अच्छी प्रतिस्पर्धा आएंगी जो कि हमारा वैश्विक स्तर पे नाम कर सकती हैं और भारत को आगे बढ़ा सकती हैं। उसके द्वारा भी क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आगे चलते हैं हम, जैसे इसका तीसरा बिंदु है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। पहले दूसरे बिंदु में हमने क्या देखा था, ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंसी पाएंगे। दूसरे में स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए स्पोर्ट्स है। तीसरा है सोशल विकास के लिए डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के लिए डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले है इंक्लूजन, यानी हम खेलों को समावेशी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अभी तक जो भाग ले रहे हैं उनको तो आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी कोई अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं, कुछ हैं जो अभी खेलों में भागीदारी नहीं है या बहुत नगण्य भागीदारी है। उसमें कि आपकी वीमेन है, AWS है, ट्राइबल है और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। इनको हम क्या करेंगे, जिनका भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है इनको हम समावेशी बनाएंगे यानी खेलों में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है सपोर्ट फॉर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, यानी स्वदेशी जो खेल हैं हमारे स्वदेशी खेलों को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे कबड्डी हो गई, सतोलिया हो गई, गुल्ली डंडा हो गए, इन खेलों को क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। जिससे क्या है कि सोशल इंक्लूजन हो गया यानी सोशल समावेशी होंगे, यानी उनमें भागीदारी उनकी बढ़ेगी ऐसे लोगों की। अब आगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा। अब भारत के बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। इनको अगर खेलों में इंक्लूड किया जाए यानी खेलों में इनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए तो हमें क्या होगा कि हमें फंडिंग मिल सकेगी यानी वित्त पोषण हो सकेगा। तो इससे भी क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। यानी ये हमारे समाज के ही लोग हैं, ये समाज के लोग जब इंक्लूड होंगे, इनका समावेशन होगा हमारे स्पोर्ट्स में, तो इससे दोहरा लाभ होगा। सोशल समावेशन के साथ ही इसमें और क्या होगा, ये भारत की भूमि से जुड़ेंगे। ये डायस्पोरा है, ये भारत की डिप्लोमेसी तथा सॉफ्ट पावर पॉलिसी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आगे हैं स्पोर्ट्स एज वाइबल कैरियर फॉर यूथ हैं हमारे, वो इसे एज ए कैरियर के रूप में भी चुन सकेंगे। आगे है जैसे यूथ इन स्पोर्ट्स वॉलंटियर, यूथ को किस में बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स वॉलंटियर के रूप में बढ़ावा दिया जाए। तो ये हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट के रूप में स्पोर्ट्स। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स एक पीपल मूवमेंट कैसे बने। हम इसमें एक आंदोलन के रूप में चाहते हैं कि ये एक आंदोलन बने। तो इसके लिए क्या किया जाए, बॉल्स्टर फिटनेस एज ए लाइफ स्टाइल। बॉल्स्टर यानी ये होता है सहयोग देना, यानी जो गोल तकिया होता है, गोल तकिया का कार्य क्या होता है, सिर को सहायता करता है। उसी हिसाब से यहाँ पर
लाइफस्टाइल को सहायता करने के लिए क्या होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें हम किसको देख सकते हैं कि भारत ने अभी कौन सा कार्यक्रम चलाया है, फिट इंडिया मूवमेंट है। कौन सा है दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट। भारत इसे चला रहा है 2019 से। ये किस लिए है, पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए। आगे है हमारा फिटनेस रैंकिंग एंड इंडेक्सेज, यानी अलग अलग फिटनेस रैंकिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा प्राप्त करेंगे। बहुत सारे राज्य और जिलों में अगर फिटनेस इंडेक्स निकाली जाती हैं तो उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अब है एक्सेस टू स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यानी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके लिए राजस्थान में एक स्कीम चलती है, आप जान सकते हैं उस स्कीम को। ये स्कीम है पे एंड प्ले, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ पैसा देके जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पर आप खेल सकते हैं। आगे हैं फिटनेस प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें अगेन आप किसको ले सकते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट को। तो ये हो गया हमारा पीपल्स मूवमेंट। अब आगे चलते हैं हम अलाइनमेंट विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम इसे किससे जोड़ेंगे, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, या हम उसको राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उससे हम स्पोर्ट पॉलिसी को जोड़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, स्पोर्ट की कंपोनेंट इन एजुकेशन करिकुलम, जो शैक्षणिक करिकुलम है उसको हम की कंपोनेंट के रूप में स्पोर्ट्स को जोड़ेंगे। तो ये किससे जुड़ जाएगा, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी से। एनहांस फिजिकल लिटरेसी, यानी फिजिकल लिटरेसी को बढ़ाएंगे, जिसमें हम शारीरिक साक्षरता है जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर खेलों में भाग लें। स्पोर्ट्स फॉर ट्रेनिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ये हमारे 5 कंटूर हो गए जिसको हम आधारभूत स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इन कंटूर्स या विजन है उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हमें इन्हें प्राप्त कैसे करेंगे। तो ये है हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक फ्रेमवर्क। इसके लिए क्या किया है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार किया जाएगा। स्पोर्ट्स गवर्नेंस यानी जो खेल के शासन हैं उसमें हम सुधार करेंगे। उसके लिए क्या कराएंगे, एस्टैब्लिशिंग नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग लॉज एटसेट्रा, यानी हम नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें विभिन्न बहुत सारे कानून होंगे। इसके लिए हाल ही में अभी 14 अगस्त को किया गया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 लाया गया है। वो किसके संदर्भ में ही है, जो हमारी न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसी के लिए हमने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक लाया गया है, जो कि इसकी गवर्नेंस में सुधार करता है। दूसरा हम लेके आए हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। जैसा कि हमें पता है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 था, उसको अद्यतन किया गया है और 2025 का एक्ट बनाया गया है। तो ये था हमारा गवर्नेंस में सुधार। दूसरा है हमारा यूज टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम इन्हें क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग और निरीक्षण करना है, इनके लिए हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे कि सारे खेल सही व्यवस्था से चलें, उनका क्रियान्वयन बेहतर हो और उनमें समय समय पर रिव्यू किया जाएगा। अब है आगे प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पोर्ट्स। हम प्राइवेट पार्टनरशिप को क्या करेंगे, खेलों में बढ़ावा देंगे। इसमें क्या होगा कि सेम पीपीपी, चूँकि हमारी 2001 की नीति में भी था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है, CSR के फंड का उपयोग करना है, नवोन्वेषी वित्त पद्धति यानी
और नए मेथड अपनाना है जिससे कि क्या हो, खेलों में निजी भागीदारी बढ़े, जिसमें कि हम इंडियन डायस्पोरा है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो हमारे खेलों में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये हमारे रणनीतिक फ्रेमवर्क हैं खेलों के लिए। आगे की जैसे वे फॉरवर्ड के बारे में हम जानते हैं, वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता। इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी स्टेक होल्डर के पास पहुंचेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और उनको साथ समन्वय करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, यानी एकीकृत विकास होगा खेलों का। जब हम सभी साथ मिलकर करेंगे तो और एनर्जी के साथ कार्य कर सकेंगे। आगे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी गवर्नमेंट के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें सब में समन्वय होगा और समन्वय करके क्या करेंगे, खेलों को बढ़ावा देंगे। कोलैबोरेशन विद स्टेट, यानी स्टेट के साथ क्या किया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा। और जो खेलो भारत नीति 2025 है उसको कैसे देख सकते हैं हम, यानी खेलो भारत नीति 2025, क्योंकि खेल किसका भाग है, राज्य सूची का भाग है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राज्य सूची की प्रविष्टि 33 में खेल दिए गए हैं। तो ये खेलो भारत नीति स्टेट्स के लिए क्या कर सकती है, एक मॉडल पॉलिसी के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिसके अनुकूल सभी राज्य अपनी अपनी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। आगे है आपका यूनिफाइड एक्शन, हम कैसा एक्शन लेंगे, यूनिफाइड होगा, जो सबको मिलजुल कर या साथ लेकर चलने वाला होगा। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारी ये नीति सफल होगी। और जैसा कि भारत का 2047 का क्या है, विकसित भारत का लक्ष्य है, तो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय खेल नीति हमारी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी खेलो भारत नीति। अब हम इसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेलो भारत नीति के संदर्भ में गलत कथन बताना है आपका। कैसा कथन बताना है दोस्तों, गलत कथन। जैसे कि इसके 5 आधार स्तंभ हैं। इसने राष्ट्रीय खेल नीति 2019 को प्रतिस्थापित किया है। यह राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खेलों से जोड़ती है। यह भारत को खेल पर्यटन हब के रूप में स्थापित करती है। तो आपको दोस्तों इसमें क्या बताना है, गलत कथन को बताना है और इसका आपको आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।